हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीएस लाइव में। तो आज हम जो आरएस के क्वेश्चंस की हमने सीरीज़ चला रखी थी प्रीवियस ईयर की, तो आज हम देखेंगे 2008 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 2008 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनका अध्यायवार और व्याख्या सहित उनका विश्लेषण हम करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्राचीन इतिहास की तरफ। तो इसमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो जो विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी तो ये कहाँ पर हुई थी? मोहनजोदाड़ो से। तो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था। तो सेंधवपुरा स्थल मोहनजोदाड़ो से विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। मोहनजोदाड़ो के 10वां सेंस पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में भी सिंध प्रांत जो है वहाँ पर है। मोहनजोदाड़ो के टीलों को सन 1992 में किसने किया था इनका श्रेय? राखलदास बनर्जी ने। और यहाँ पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर भी प्राप्त हुई है। तो पशुपति शिव की जो मोहर थी वो भी कहाँ पर प्राप्त हुई है? यहीं पर प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब बौद्ध और जैन भागवत धर्म से एक क्वेश्चन था कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो जो गोदावरी नदी थी उसके तट पर कौन सा महाजनपद था? तो अश्मक। तो आप सभी जानते हो कि 16 महाजनपद थे, तो उनमें से जो अश्मक महाजनपद था ये गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के में था। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर। तो जो अश्मक महाजनपद था गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित था। इसकी राजधानी पोतन अथवा पारिल थी। ये एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में जो स्थित जनपद थे उनमें सबसे एकमात्र जनपद कौन सा था? अश्मक था। पुराणों के अनुसार अश्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशीय शासकों ने करी थी। फिर हम चलते हैं गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में। तो अष्टाध्यायी का लेखक था। तो जो अष्टाध्यायी लेखक थी ये किसने लिखी थी? पाणिनि ने। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे और ये एक व्याकरण ग्रंथ थे। चलिए, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है, तो भारत और यूनान का जो सम्मिश्रण है वो कौन सी कला है? गांधार। तो जो देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में यूनानी कला के प्रभाव से गांधार शैली का विकास हुआ। इस कला शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया। इसका विषय केवल बौद्ध है, तो ये ध्यान रखना, इसका विषय केवल बौद्ध है। इसी कारण कभी कभी इस कला को यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक अथवा ग्रीको रोमन कला भी कहा जाता है। इस शैली की मूर्तियां अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के अचेन और इसका प्रमुख केंद्र जो गांधार है वही हुआ करता था। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। सही बात है। तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल से हुआ था? नहीं। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई? ऐसा भी नहीं है। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया? बिल्कुल नहीं। तो देखते हैं हम इधर, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति भावना में विकास किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1828 में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जो स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन है, तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष बोस और दक्षिणी पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर के झगड़ा हुआ था। क्यों? जो 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने। गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को परास्त कर ये अध्यक्ष चुने गए थे। चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी के अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा गया, लेकिन गांधी जी ने कोई भी नाम सुझाने से इनकार कर दिया और सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष से क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो बंगाल में, बिकॉज बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा हुआ करते थे। तो 1946 के चुनाव में मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग की विजय शानदार रही। केंद्र में आरक्षित सभी मुस्लिम सीटें 86.6% मतों के साथ और प्रांतों की 509 मुस्लिम सीटों में 442 लीग को ही मिली थी। मुस्लिम लीग बंगाल व सिंध प्रांत में सरकार बनाई। 1937 के विपरीत अब लीग में स्पष्ट रूप से अपने आप को मुसलमानों की प्रमुख पार्टी के रूप में स्थापित कर लिया था, किंतु पर्याप्त प्रगति 175 में 2 के स्थान पर 79 के बाद भी लीग को पंजाब में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सकी। खिज्र हयात खां कांग्रेस और अकालीवादियों से सौदेबाजी करके 1 वर्ष के लिए सत्ता में बने रहने में सफल हो गए। तो ये ध्यान रखना आप लोग। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? महात्मा गांधी जी।
तो गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने की बात स्वीकारी। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय कांग्रेस के महात्मा गांधी, यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, भारत सचिव सैमुअल होर और भारत का वाइसरॉय लॉर्ड वेलिंगटन था। तो ये पूछ लेते हैं कि क्या बोलते हैं, जो द्वितीय जो सम्मेलन हुआ था गोलमेज, उस समय क्या बोलते हैं, भारत के वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड वेलिंगटन थे। अब हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पर। तो जो भारत पारादीप बंदरगाह है ये कहाँ पर है, तो ये ओडिशा में हुआ करता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो जो पारादीप बंदरगाह ये कहाँ पर है, ओडिशा में है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है। ये बंदरगाह ओडिशा तट पर महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना, कौन से, ओडिशा में महानदी पर। इसे फ्री पोर्ट बनाया जा रहा है और ये लौह इस्पात उद्योग लगाने का प्रस्ताव है। यहाँ से जापान की लौह एस्क और मैग्नीज का निर्यात किया जाता है। इसे विशाखापट्टनम बंदरगाह का भार कम करने के लिए निर्मित किया गया था, पारादीप बंदरगाह को। विश्व के भूगोल में आते हैं, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, तो एटलस तुम सभी जानते हैं कहाँ पर है, अफ्रीका में। इसका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के मुख्यतः मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया में है। ठीक है, तो जो मोरक्को अफ्रीका का जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर है ये। प्रसिद्ध अंगुलियोनोमा फिंगर झील, तो जो फिंगर झील है ये कहाँ पर है, तो ये हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो विश्व प्रसिद्ध अंगुलियोनोमा झील संयुक्त क्षेत्र संयुक्त में अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। ये झीलें, इसमें इनको हम किस नाम से जानते हैं, होम्स के नाम से। हुरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर। तो सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, इरी, ओंटारियो। ग्रेट सॉल्ट लेक अमेरिका में स्थित एक खारे पानी की झील है और ग्रेट सोल्ट लेक भी कहाँ पर है, अमेरिका में। कनाडा में स्थित झीलों में ग्रेट बियर्स, ग्रेट स्वेल्व, अथाबास्का और रेंडियर प्रमुख है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कर्क और मकर के बीच के तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, मतलब 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री वाले क्षेत्रों के बीच में क्यों पाई जाती है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कर्क व मकर रेखाओं के बीच के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके द्वारा बनाए गए खोलों तथा मृत कीड़ों के जमाव से द्वीप का निर्माण हो जाता है। क्योंकि ये जमाव बढ़कर सागरीय जल की सतह के ऊपर आ जाता है। हिंद महासागर में लक्षद्वीप, मालदीव तथा बरमूडा द्वीप ऐसे ही कोरल प्रवाह का द्वीप है। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं, तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में मिलियन प्लस आबादी के नगरों की संख्या कितनी है, 53 है। अब ध्यान रखना आप लोग कि जो मिलियन प्लस नंबर्स हैं वो कितने हैं, 53। उस टाइम के हिसाब से तो 2039 होंगे, लेकिन हमें अभी का याद रखना है। तो 2011 के अनुसार कितने हैं, मिलियन प्लस नगरों की संख्या 53 है। भारत का संवैधानिक विकास, तो केंद्र में देश शासन किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, सभी जानते हैं 1935। 1935 के अधिनियम में भारत में केंद्रों में लागू देश शासन को अब केंद्र में लागू कर दिया तथा प्रांतीय स्वायत्ता को लागू किया गया। यह अधिनियम अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया अंतिम संवैधानिक प्रयास था जो सबसे अधिक समय तक कार्यरत रहा। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक के अधिनियमों में सबसे बड़ा था। बहुत सारे अधिनियम इसके अंतर्गत थे। तो देश केंद्र में याद रखना, अगर वो प्रांत पूछता तो 1919 होता, लेकिन जब उसने केंद्र पूछा है तो केंद्र में क्या होगा, 1935 होगा। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार का दायित्व है कि अब बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे, तो ये अनुच्छेद है 355। तो अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का एक कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करें। जो अनुच्छेद 356 है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में। चलिए, कृषि उद्योग और व्यापार, तो अदम्य चेतना ट्रस्ट, हेवेल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, DSPL कोटा आदि ट्रस्ट कोऑपरेट संबंधित है। तो ये सब मिड डे मील योजना से संबंधित है। तो भारत में मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई गई। इस योजना के तहत ये जब 1935 में चली थी तो ओनली 1 से 5वीं तक के बच्चों को देती थी। बाद में इसको बढ़ाकर 1 से 8वीं तक के बच्चों को था। 2006 से इस योजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी को आकर्षित किया गया और राजस्थान में सारे के सारे जो ट्रस्ट थे वो काम कर रहे हैं। एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किस में किया जाता है, तो चावल में। तो जो एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग धान की खेती में किया जाता है। एजोला एक जलीय फल है, इसकी जड़ों में एनाबिना रहता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। जैसे राइजोबियम सेम में करता है ना फलियों में, वैसे ही एजोला एनोबिना है।
मुद्रा प्रसार के बारे में, तो मुद्रा प्रसार इंगित करता है कि वस्तु समय की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर। भारत में मुद्रा प्रसार की दर को गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है। ओके। मुद्रा प्रसार के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। ओके। मुद्रा प्रसार की दर से नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, तो इसमें आ जाएगा डी। तो मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रास्फीति की वो स्थिति है जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा के प्रचलन में अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। थोक मूल्य सूचकांक भारत में सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त सूचकांक है और सभी व्यापार और लेन देनों में वस्तुओं की थोक कीमतों में गड़बड़ का एक संकेतक है। थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला का नया आधार वर्ष 2011-12, ये ध्यान रखना, थोक मूल्य सूचकांक 2011-12 है। लेकिन याद रखना, राजस्थान का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, उसका जो प्राइस वो है, क्या बोलते हैं, बेस ईयर, वो कितना है? 1999 2000 है। ठीक है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक एक माह से विलंब मासिक आधार पर जारी किया जाता है 1999 2011। बाकी याद मत रखना इसमें। चलिए निम्न, अब फिजिक्स के निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो वायुयान के विशेष के रबर के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। प्रकाश की नीली तरंगें बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकर्णित होती है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, न कि बैंगनी। तो ऐसा नहीं है। इसमें गलत कौन होगा? ये बी होगा। फिर भी हम सही वालों को पढ़ते हैं। गीले बालों में घुमाया जाता हुआ कंघा कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन ही नहीं मिलता उस पाते को। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्राय जमीन से छूती हुई धातु से बंधी रस्सी बांधी जाती है। बिल्कुल, तो बी है। क्यों है? तो जब सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण है वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं धूल कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। दिन के समय जब सूर्य सीधा आकाश में मनुष्य के सिर के ऊपर होता है तो मनुष्य केवल प्रकीर्णित प्रकाश देख पाता है। चूंकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम होता है, अतः प्रकीर्णित प्रकाश का रंग हल्का नीला हो जाता है, इसी कारण दिखाई देता है। निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो पॉलीथीन के संश्लेषण में एथिन का यूज किया जाता है। तो पॉलीथीन एथिलीन के उच्च ताप व उच्च दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान काम में आता है? तो वो होता है लैक्टिक अम्ल। सभी जानते हैं लैक्टोबैसिलस के बारे में। तो दूध से दही बनने के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। एसिटिक अम्ल का संबंध सिरका से, सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों से संबंधित है, मलिक अम्ल कच्चे सेब में पाया जाता है, इमली का खट्टापन टार्टरिक अम्ल के कारण होता है। मोती मुख्य रूप से बना होता है, तो मोती जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं उसके बने होते हैं मुख्यतः। मोती सीपी के अंदर पाई जाती है सफ़ेद चमकदार वस्तुएं जो बहुत कीमती होती है। मोती का निर्माण घोंगे के द्वारा होता है। जब बालू का कण इसके अंदर जाता है तो घोंगा इस कण पर सीप के पदार्थ की परत चढ़ाई चल जाता है। यह परत कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। कुछ समय बाद यही परत सीप के अंदर मोती बन जाती है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या होगा? तो उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ेगा और जमाव बिंदु घटेगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे घटेंगे। मिनीमाता रोग, तो ये पारा से होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो मिनीमाता रोग पारा की अधिकता के कारण होता है, पारा यानी मरकरी, अकेली ऐसी धातु जो क्या बोलते हैं लिक्विड पाई जाती है। ये बीमारी जापान की मिनीमाता खाड़ी से पारा संक्रमित मछलियों के मांस खाने से हुई थी। इसमें शरीर के अंग, होठ तथा जीभ काम करना बंद कर देते हैं। बहरापन, आंखों का धुंधलापन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ऑर्क्योपिटेरिक्स निम्न वर्ग के प्राणों के बीच के, तो जो ऑर्क्योपिटेरिक्स है ये सरीसृप और पक्षियों के बीच की, ठीक है, योजक कड़ी है। तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम आर्क्योऑप्टेरिक्स नामक पक्षी का जन्म हुआ था। इनका विकास रेंगने वाले जंतुओं से हुआ था। इसमें काफ़ी समानता थी। आज के पक्षियों के विपरीत इस पक्षी के दांतें और हड्डियों से युक्त पूंछ भी थी। तो सरीसृप और पक्षी के बीच की योजक कड़ी है कौन? आर्क्योपिटेरिक्स। नाम भी गजब है। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ समय के लिए स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। बाद में धीरे धीरे उसे दिखाई देनी है। क्या होता है? आंखों में अंधेरे के प्रति कुछ समय अनुकूलित नहीं होना। तो जब व्यक्ति तीव्र प्रकाश अंधेरे में कमरे में प्रवेश, तो कुछ समय धीरे धीरे, क्योंकि आंखों के अंधेरे में कुछ समय के लिए अनुकूलित नहीं होता है। मैमथ किसका पूर्वज है? तो मैमथ है हाथी का। जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? तो जो उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पेड़कनाशियों की मात्रा बढ़ जाना। ठीक है, तो जैव आवर्धन से तात्पर्य एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर पर पीड़कनाशियों की मात्रा बढ़ने से। जैव आवर्धन के कारण डाइक्लोफिलिनिक कीटनाशक की मात्रा बढ़ने के कारण गिद्ध विलुप्ति की, तो डाइक्लोफिलिनिक पर फिर रोक लगानी पड़ी थी। फिरोमोन्स पाए जाते हैं, तो फिरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? कीटों में। तो फिरोमोन्स कीटों में पाए जाते हैं।
आजकल किसी जाति के विशेष कीटों को आकर्षित करने के लिए लिंग आकर्षक सुगंधियों का उपयोग किया जाता है। इनको सेक्स फेरोमोन्स कहते हैं। ठीक है, नर मादा दोनों इनका स्त्राव होता है, विपरीत लिंग के कीटों को आकर्षित करते हैं, ध्यान रखना ये। पराजनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण, तो जो गोल्डन राइस है इसमें क्या होगा, विटामिन ए ज़्यादा होगा। चलो ये क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की है। चलो जीएम क्रॉप्स में आती है ये। पर्यावरण से निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगने में महत्वपूर्ण है, तो डाइटम। तो डाइटम महासागरों, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाला एक प्रकार का सूक्ष्म शैवाल है। पहली बात तो डाइटम क्या है, शैवाल है। जब कोई व्यक्ति पानी में डूबता है तो ये शैवाल पानी के साथ उस व्यक्ति के विभिन्न अंगों में पहुंच जाता है। पोस्टमार्टम के समय फोरेंसिक प्रयोगशालाओं द्वारा इस बात का पता लगा लिया जाता है कि डाइटम शरीर के अंदर है या नहीं, जिससे कि मनुष्य की डूबने से मृत्यु का पता चल जाता है। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है तो समुद्री। तो सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र समुद्री क्षेत्र है। ईपीओडम के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र में जातियों की विविधता जितनी अधिक होती है, पारिस्थितिक तंत्र उतना ही सुदृढ़ एवं स्थायी होता है। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, तो स्कंदन। स्कंदन क्या होता है, तो फिटकरी गंदले पानी को स्कंदन द्वारा स्वच्छ करती है। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है, पहली बात तो यही है, पोटेशियम एल्यूमिनेट सरफेस। फॉर्मूला क्या है, K2SO4 Al2SO4 3.24H2O। ये एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका प्रयोग रक्त स्त्राव को बंद करने में, जल शुद्धिकरण, चमड़े आदि की रंगाई में किया जाता है। भारत में हॉट स्पॉट है तो वर्तमान समय में की बात करते हैं, ये तो उस समय की बात है। तो वर्तमान समय में भारत में जैव विविधता 4 है, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदालैंड। तो 4 हमारे यहाँ पर हॉट स्पॉट हैं। कौन से, हिमालयन वाला रीजन हो गया, पश्चिमी घाट वाला हो गया, ठीक है, ये वाला इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया इधर वाला, और एक हो गया सुंडालैंड, ठीक है, जिसमें अंडमान निकोबार से फिर उधर वो थाईलैंड वगैरह उधर जाता है। विश्व का वन्यजीव कोष का प्रतीक है, तो वन्यजीव कोष का प्रतीक है जाइंट पांडा। तो ये वन्यजीव कोष की बनाई गया था 1961 में, तो अब कोई काम का है नहीं ऐसा। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, तो वो उत्क्रम प्रासरण, रिवर्स ऑसमोसिस के द्वारा बदला जाता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान जीके की। तो इसमें क्या है, सही कथन बच्चे, सिमको माल डिब्बा कारखाना भरतपुर में 8 वर्ष के, तो अब ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। सिमको जो माल डिब्बा का परवाना 8 वर्ष के बाद शुरू किया गया था, अभी 2000 की बात है, 9 की। आर्थिक मामलों में सुधार के लिए सहायता हेतु राजस्थान सरकार ने एक संगठन का गठन किया है। तो आर्थिक मामलों के लिए आर्थिक नीति और सुधार परिषद का गठन किया गया था। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ का, तो पुष्कर में हो गए तो अजमेर में आएगी भाई। एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा, तो दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचे। कारण, तो चूंकि एक विशेष दिन में समय चूरू में तापमान 48 और शिमला में तापमान 24, चूरू में पानी रखा गया 95 डिग्री सेल्सियस पर, शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर। तो चूरू और शिमला में पानी के तापमान तथा कमरे के तापमान का डिफरेंस कितना होगा, तो 95 से माइनस होगा 18 और 71 क्या बोलते हैं, जो 71 से माइनस होगा 24। तो 95 से 48 को जब हम माइनस करेंगे तो 47, 71 से तो 47, तो दोनों प्यारे एक ही कमरे पर। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मिलिट्री में 4 तारे जनरल प्रथम महिला है, तो एन उडूनी बेडी। अब इम्पोर्टेंट, राजस्थान में गुरु सोकर, अब ये तो कोई पूछता नहीं है, 722 मीटर, ठीक है। सबसे ऊंची चोटियों का अगर बात करें तो गुरु शिखर है, शेर है, दिलवाड़ा है, ठीक है, फिर एक जरगा है और एक अचलगढ़ है। तो ये 5 चोटियाँ हैं जो सबसे टॉप हैं। इनमें से बाकी सारी क्या बोलते हैं सिरोही में है, सिर्फ जरगा उदयपुर में है। तो जरगा कहाँ पर है, उदयपुर में। तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलो, अरावली श्रेणी राजस्थान की मुख्य और विशिष्ट पर्वत श्रेणी है। दक्षिण पश्चिम में सिरोही से आरंभ होकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी झुंझुनू तक श्रृंखला पंदे, उसके पश्चात छोटी छोटी दिल्ली तक विस्तृत है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत, सबसे प्राचीन यही है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी इसी पहाड़ी में स्थित है, गुरु शिखर 722 मीटर। तो ये क्या है भाई, खार या रासवाणी, सोभाला, उदयभार, तो ये बाड़मेर जिले के गाँव हैं।
मंगला भाग्यम शक्ति ऐश्वर्या, ये तो सभी जानते होंगे कि ये बाड़मेर, सांच और बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र है। इसके अलावा सरस्वती, मंगला, ऐश्वर्या, भक्ति, भाग्यम, विजया, एनआई रखे गए हैं। पता नहीं कौन सी हीरोइनों की याद आ रही थी ने। फिर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्प कला में जिनका सूचीकरण किया है तो वो है ब्लू पोट्री जयपुर और चिकनी। तो ये जो जीआई टैग मिले थे उस टाइम पे, अभी भी मिले हैं जीआई टैग बहुत सारी जगहों को, तो ध्यान रखना। किस साल बाड़मेर में कवास स्थान पर भीषण बाढ़, तो 2006, अब कोई काम का नहीं है। शाहपुरा भीलवाड़ा में किसकी, तो वल्लभ संप्रदाय की। थोड़ा सा पढ़ते हैं वल्लभ संप्रदाय के बारे में। तो 18वीं शताब्दी में जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडासुर से नामक गांव में वैश्य कुल में उत्पन्न रामचरण जी, बचपन का नाम था रामकृष्ण, ने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना करी। उन्होंने अपना मुख्य मठ शाहपुरा भीलवाड़ा में बनाया। रामस्नेही संप्रदाय के उत्तरदायित्व रामोपसिक हो गए और मुख्य पीठ इसकी कहाँ पर है, नरेना में। वल्लभ संप्रदाय का मुख्य पीठ नाथद्वारा में और कोटा में, तथा निम्बार्क संप्रदाय के मुख्य पीठ किशनगढ़ अजमेर में। राजस्थान में जन्मे एक उद्योगपति ने 1920 ईस्वी में सीवी रमन को इनकी महत्वपूर्ण शोध के लिए 22,000 रुपये की सहायता की जुटाई, जिसके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, वो है घनश्याम दास बिड़ला। तो घनश्याम दास बिड़ला राजस्थान के प्रमुख उद्योगपति थे। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी के संस्थापक थे। राज्य उद्योग के अनेक क्षेत्रों को गति प्रदान करने के लिए इनकी महती भूमिका थी। इन्होंने सीवी रमन के शोध के लिए सहायता राशि दी थी। क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। 2007-8 के दौरान राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो प्रचलित मूल्यों पर पूछी इन्होंने। तो अगर हम अभी की बात करें तो अभी हमारी जो प्रचलित व्यक्तियों की आय है वो 156-149 है। और अगर हम क्या बोलते हैं करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस पर देखें, ठीक है, ये तो करंट प्राइस पर हो गई और कांस्टेंट प्राइस पर है 86,134। ये 2022-23 के सर्वे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। राजस्थान का नवलगढ़ सीकर खबरों में है क्योंकि निजी विश्वविद्यालय यहाँ पर बनेगा भाई, कोई काम का नहीं है। अब जो सही नहीं है उसे निकाल दीजिए, निकाल देंगे। रूड़ा ग्रामीण गैर कृषि में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु कार्य कर रहा है, सही है। ब्यूरो ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रमोशन लघु उद्योगों को नहीं करता है ये। रिको राज्य में औद्योगिक विकास को गति देता है। राजस्थान राज्य उद्योग निगम लघु उद्योग और वस्त्रशिल्पों के लिए प्रयासरत है, सही बात है। तो जो ये है ये मध्यम और वृद्ध श्रेणी की परियोजनाओं को देता है, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान में राई का क्या है, तो राई का क्या बोलते हैं कि परंपरागत ऊंट पोषण जो है वो, मतलब ऊंट पालते हैं ना, वो जाती है। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 में दिल्ली में हुआ था। रिडकोर क्या है, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। वो कौन सी अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन का पर प्रकाश डालता है, तो वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 में। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 में बाया, हमीर, कुंभा, इसके महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व, दान, सेल, गुरु, हमें कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों का, जिसमें चंडी तो ये कुंभा के याद रखना, चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका और संगीत राज, ये सब किसने लिखे थे, कुंभा जी ने लिखे थे। राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में ईसबगोल, तो ईसबगोल कौन प्रदान करता है, तो वो है जालोर। चलो, मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़ी आंदोलन, तो लसोड़ी आंदोलन चलाया था हमारे मोतीलाल तेजावत जी ने। तो मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर के पास में ही हुआ था। झाड़ोल की जागीरदार की नौकरी में इन्होंने भील ग्रासिया पर इन्होंने अत्याचार होते देखा तो नौकरी छोड़ दी और क्या बोलते हैं, इन्होंने लसाड़ी आंदोलन चलाया, मोतीलाल तेजावत जी ने। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला, तो जंगल का ज्वाला हमारे पलास को बोला जाता है। केतड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है और इसको क्या बोला जाता है, थार का क्लब वृक्ष। पलास वृक्ष काली मिट्टी की, याद रखना, काली मिट्टी में पाए जाते हैं। राजस्थान में किस शहर को सन सिटी, तो सन सिटी बोला जाता है जोधपुर को। जोधपुर को थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार है तथा सूर्य नगरी भी कहते हैं। इस शहर की स्थापना का श्रेय राव जोधा जी को प्राप्त है। मारवाड़ महोत्सव यहीं पर लगता है। धावा वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहीं पर है। राजस्थान के नाथरा की पाल में कौन सा क्षेत्र पाया जाता, खनिज, तो यह है लोस अयस्क। तो नाथरा की पाल जयपुर शहर से हुए हैं। इस क्षेत्र में हेमेटाइट, लोएस के भंडार हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखना। राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है, तो अब 2011 के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये तो 2001 के हिसाब से तो जी जनसंख्या का सबसे कम घनत्व जैसलमेर में ही था और अभी भी जैसलमेर में ही है। तो जैसलमेर का घनत्व 17 है। और अब ये ध्यान रखना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व उदयपुर का है 595, न्यूनतम 17 है। और उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राजस्थान का जनघनत्व कितना है, तो 200। तो एक तो 200 याद रखना। सबसे ज़्यादा किसका है, तो जयपुर का है 595, और सबसे कम किसका है, तो जैसलमेर का है 17। आगे देखते हैं, ये बहुत सारे कार्यक्रम हैं, इनको हम देखते हैं कौन से क्या हैं ये। चलो,
तो मिलाते हैं ना। तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो मेवात कहाँ पर चलेगा भाई? मेवात सीधी सी बात है अलवर ज़िले में ही चलेगा। सीमा क्षेत्र, तो जहाँ पर सीमा होंगी तो सीमाओं के लिए इसे क्या इसमें कुछ सीमा क्षेत्र कहाँ पर चलेगा? तो 4 जिलों के 13 खंडों में, ठीक है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम डांग वाले इलाकों में, और मगरा, तो ये क्या बोलते हैं, इनमें क्वेश्चन क्या है, कोड के आधार पर सही उत्तर दीजिए। तो मिलाना है तो ए का फर्स्ट से मिलेगा, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, बिल्कुल सही थे इसमें। तो मेवात क्षेत्र कार्यक्रम 1987-88 अलवर जिले में, भरतपुर में। सीमा क्षेत्र 4 जिले कौन से हैं ये? तो गंगानगर है, उसके बाद में आपका बीकानेर है, उसके बाद में आपका जैसलमेर है, और उसके बाद में बाड़मेर है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, पाली, राजसमंद में। चलो, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम, तो मरु विकास कार्यक्रम 1970-78 में स्टार्ट हुआ था, और इसकी सहायता याद रखना 75-25 पूछेगा ये। फिर आते हैं बादला, पानी की बोतल जयपुर में, मसूरिया की साड़ी कोटा में, नमदा जोधपुर के नहीं है, संगमरमर पर नक्काशी टोंक की। तो हमें देखना है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित है, तो एक ही है मसूरिया की कोटा में। तो राजस्थान की कशीदाकारी में कमल, मोर, हाथी, ऊंट की डिजाइनों को विशेष रूप से बनाया जाता है। राजस्थान, जयपुर, जोधपुर। चलो, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना, तो जो मालदेव जी थे, तो खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए जो 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ी सेना आई थी। वो क्या उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है, तथा गुणवत्ता संवर्धन। तो ये तो सब जिप्सम की परियोजना है। तो बीकानेर, गंगानगर, चूरू क्षेत्र के भारत में जिप्सम के भंडार हैं। बीकानेर में जामसर गांव राज्य में सबसे बड़ा जिप्सम जमाव क्षेत्र है। बीकानेर जिले में स्थित खानों में सेलेनाइट जो सिस्टम की स्फट की इसकी स्कीम है। चूरे जिले में भालानी, तो ये ध्यान रख लेना भाई। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था, जो राजा के बकायों का भुगतान करता था, महकमा बकायत। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की आर्थिक समीक्षा व आर्थिक विकास पर व्यंगम दृष्टि डालने के प्रयास उपलब्ध हैं, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली में। तो ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर, तो ये सब जानते हैं भीलवाड़ा को। सूती वस्त्र मिलों की यहाँ पर संख्या 28 है, तो अब ये ध्यान मत रखना, ये ओल्ड हो चुके हैं, तो ये ध्यान रखना भीलवाड़ा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र भी है। राजस्थान में उपनिवेशन का मुख्य कार्य है, तो उपनिवेशन का मुख्य कार्य क्या है? सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करना। तो राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? सभी जानते हैं राजस्थान में मानसून दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है, क्योंकि राजस्थान राज्य में वार्षिक वर्षा क्षेत्रानुसार काफ़ी भिन्नता है। धावड़िया जो व्यक्ति होते हैं, तो धावड़िया किसको कहते हैं? जो अनाज का भंडार करते हैं, तो अनाज के भंडारण करने वालों को धावड़िया कहते हैं। जलदुर्ग सभी जानते हैं, गागरों ने झालावाड़ का। तो जलदुर्ग ऐसे हैं जो चारों तरफ दूर तक जलराशि विस्तृत हो। जलदुर्ग की कोटे में गागरोन दुर्ग, ये दुर्ग झालावाड़ के पास आहू और काली, तो आहू और काली इन दो के संगम पर है। 1480 में वीर अचलदास खींची के शासनकाल में साके परिणाम स्वरूप काफ़ी विख्यात है, और 1480 में वीर अचलदास खींची का यहाँ पर साका हुआ था। बनी ठनी किशनगढ़ शैली। चलो, तो किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र बनी ठनी तथा राधा कृष्ण आदि हैं। निहाल चंद इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे, याद रखना। ये काव्य शैली वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित था। किशनगढ़ राज्य की नींव राठौर वंशी किशन सिंह ने 1609 में डाली। राजा सावन सिंह के समय किशनगढ़ की चित्रकला अपने वैभव और पराकाष्ठा को प्राप्त हुई थी। किस जिलों के क्षेत्र में अधिकतम वन पाया जाता है? 12 उदयपुर, चित्तौड़गढ़। सबसे ज़्यादा उदयपुर में ही है वन क्षेत्र हमारे यहाँ पर, ठीक है। राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस मेषला से होता है? तो जो खस घास होती है भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक जिलों में उत्पन्न होती है। चलो, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो वो है सूर्यमल मिश्रण जी। तो महाकवि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, और इसमें बूंदी राज्य का दिया रखा है। बक्सा बाग परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा बाग परियोजना पश्चिम बंगाल में है। समसामयिकी की बात करें तो अब ये कोई काम की नहीं है, जो क्वेश्चन काम का होगा हम देख लेंगे। ये देखो, चंद्रयान 1 से क्वेश्चन पूछा गया था, तो अभी भी पूछा जा चुका है, पूछ सकते हैं कि कहाँ से किया गया था।
नरेगा के संबंध में इस कानून में अनुदेशित कार्यों के प्रकार का उल्लेख है। सरकार के प्रदर्शिता इस कानून में व्यक्तिगत कार्यों। इस कानून की महत्वपूर्ण विशेषता है 274 वर्ष के रोजगार की। ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें, 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी बस। अब यहाँ से मैं पढ़ने अंधाधुंध, तो ये धर्मवीर भारती किया। तो अंधाधुंध के लेखक धर्मवीर भारती हैं। इन्होंने ठंडा लोहा, अन्य गीत, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, गुनाहों का देवता, सपना हबीबी आदि रचनाओं का है। द ओडोसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा। बराक ओबामा। बराक ओबामा है। फिर एक है हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बतलाता है हैंडलूम कपड़ों की, ठीक है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, तो ये 1982 में। न्याय दर्शन का लेखक, ये इंपॉर्टेंट है भाई, न्याय दर्शन का लेखक था गौतम। तो न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम ही थे। कणाद वैशेषिक दर्शन के थे, कपिल सांख्य दर्शन के थे, महर्षि गौतम न्यायसूत्र न्याय दर्शन के थे। तो ये ध्यान रखना आप लोग। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो वो है पश्चिम बंगाल। 7 सिस्टर्स में कौन आ जाएंगे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। चलो, तो ध्यान रखना आप लोग। खत्म हो गया ये, ओके। तो आज हम लोगों ने 2008 का कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसका करेंगे? 2009 का। ओके, कीप स्टडी।